नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ इंटरनल मैटर पर। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें आप समझ सकेंगे कि कैसे पाकिस्तान के लोग कितना डरे हुए हैं। उसकी अंदरूनी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ सरकार को गिराने पर आमादा हैं। आपको अभी एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं। एक लाल टोपी वाला कैसे जरा सहमा हुआ एंकर से बात कर रहा है। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं। हमने वो कॉलम रखा जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल जहीरुल इस्लाम साबिक DGISA के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने एक शख्स के जरिए उनसे इस्तीफा मांगा जब पैट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर धरना देकर बैठे हुए थे। जनरल जहीरुल इस्लाम ने इनकार किया। कल फिर नवाज शरीफ ने तकरीर की लंदन से बैठकर, इसका कोई पहले प्लान नहीं था। वो आए, तकरीर की, उन्होंने मौजूदा DGISA और DGISA के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी इल्जामात लगाए हैं कि इमरान खान को लाने वाले वो हैं। पहले वो लाने वाला वर्ड यूज करते थे, आज वो खुलकर आ गए। आप समझते हैं कि यही तकरीर या यही अंदाज बानिए एनकन का भी था जो अब नवाज शरीफ का है, या नवाज शरीफ मुख्तलिफ स्टोरी है? वकास, हम लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है और हम इसीलिए एक ही सांप से बार बार डसे जाते हैं। 1998 में जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई डाली थी तो इनके खिलाफ मुकदमा चला था जहाज के अगवा करने का। लेकिन जो असल केस बनता है इनके खिलाफ, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो फौज के अंदर बगावत बर्पा करवाने का था। उस वक्त के DGISA को इन्होंने खुफिया तौर पर आर्मी चीफ बना दिया और असल आर्मी चीफ हवा में था, जिसके नतीजे में पाक फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई और अफसरों को और फौजी यूनिटों को एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह होकर आना पड़ा। अगर उस वक्त के कोर कमांडर ज्यादा जुर्रत और दलेरी से मामले को ना संभालते तो तारीख में आप देखते कि अल्लाह ना करे पाक फौज की यूनिटें और अफसर एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते। ये फसाद नवाज शरीफ ने फौज में डलवाया था। ये तारीखी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तोहमत या इल्जाम नहीं है, सिर्फ ये कि इसके ऊपर इस पर कोई मुकदमा नहीं चला। इसको सजाए मौत देकर, पहले सजाए मौत हुई, फिर इसको जेल से सऊदी अरब चला गया। हम करते यही है कि फिर NRO दे के इसको वापस लाया गया। इसके दिल में जो गम और गुस्सा फौज के खिलाफ था वो आज का नहीं है। कोई एक सिपा सालार है जिसके साथ ये चला हो। लेकिन लेकिन जैसा भी इधर रुकिएगा, पहले इसको सजाए मौत, फिर उम्र कैद, फिर वापस लाना, पहले सख्त फैसले करना, फिर वापस लाकर गलती करना भी तो उसी ओहदे के ऊपर जो विराजमान थे जनरल मुशर्रफ, उन्हीं की गलती थी ना? जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो भी मुल्क का सरबराह रहा है, देखिए 1971 में याह्या खान फौज का सरबराह था, उसने वही गलतियां की जो जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान टूटा। गद्दारों को माफ किया। अयूब खान और याह्या खान की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि अगरतला साजिश पकड़े जाने के बाद मुजीब को माफ क्यों किया। जब 15 मार्च के स्लॉटर में पूरे मशरकी पाकिस्तान में 5 लाख पाकिस्तानी ज़िबा कर दिए गए थे, उसके बावजूद मुजीबुर रहमान को बरी क्यों किया। उससे पहले इसको इलेक्शन में हिस्सा क्यों डलवाया। ये गलतियां थी जब, और ये गलतियां फौज की ही थी, अयूब खान की भी थी, याह्या खान की भी थी। गद्दार सियासतदान थे, लेकिन उस वक्त की फौजी क़यादत ने भी ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर किए कि मुल्क टूट गया। तारीख से अगर ना सीखा जाए तो फिर तारीख दोहराती है। यही गलती मुशर्रफ ने की कि इन्होंने गद्दारों को, जिनको सजाए मौत होनी चाहिए थी, एक तो असल केस नहीं बनाया, जहाज अगवा करने का केस बना के उस फिर माफ भी कर दिया, फिर NRO भी दे दिया, फिर वापस भी ले आया, फिर इलेक्शन में भी ले आए। फिर उस सांप ने वही करना था जो सांप ने आज कल किया। लेकिन जैद साहब, एक जो पार्लियामेंट का ओहदा होता है वजीर आजम इलेक्टेड, वो खुद वजीर आजम इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि अगर मुझसे कोई साबिक DGISA मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्तीफा मांगे, मैं उसी वक्त उसको सैक कर दूं। तो ये नवाज शरीफ के साथ एक दफा हुआ। वो नवाज शरीफ का एक तरफ बयान ये है कि त्यारा हाईजैकिंग का
उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने ये किया जिसकी वजह से उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब यह भी है कि कारगिल की वॉर से वजीर आजम को लाइल में रखा गया, इस तरह के ब्लंडर्स किए गए जिसकी वजह से उनको तैश में आया, जिसकी वजह से उन्होंने एक नए बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। तो ये वजीर आजम के इख्तियार में नहीं था, अब भी वजीर आजम के इख्तियार में नहीं है। जिसको चाहे वो वजीर आजम आर्मी चीफ लगाए ना लगाए, क्या पार्लियामेंट के ऊपर या जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं उनके पास इख्तियार नहीं है? अगर वो नहीं करेंगी तो उनको इसी तरह भेज दिया जाएगा घर जिस तरह माजी में हुआ। देखिए, नवाज शरीफ याद रखिएगा कि ये एक कंफर्म्ड झूठा आदमी, ये सारी जिंदगी बकवास करता रहा कि मैं कोई मुआहदा नहीं किया मैंने सऊदी अरब से, बगैर मुआहदे के मैं गया हूं। खुद सऊदी हुकूमत को अपना डीजी इंटेलिजेंस भेजना पड़ा मुआहदे की कॉपी लेकर, पाकिस्तानी मीडिया के आगे उसने दिखाया कि ये मुआहदे की कॉपी है। ये शख्स न सिर्फ एक डाकू है, ना सिर्फ ये गद्दार है, ना सिर्फ इसने फौज में बगावतें करवाई, बल्कि कंफर्म्ड झूठा भी है। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये पूरी पनामा फैमिली की, जो कैलिबरी फॉन्ट से लेकर पूरे एवनफील्ड अपार्टमेंट और पनामा से इनकार करते रहे और अभी तक इनकार करते हैं कि हमने ये पैसे हलाल पैसे से कमाया सब कुछ। इस खानदान की क्या क्रेडिबिलिटी है? इसको तो 2001 में फांसी हो जानी चाहिए थी, जिस तरह शेख मुजीब को 1967 में फांसी हो जानी चाहिए थी। आपने 67 में फांसी नहीं दी, उस सांप ने 71 में मुल्क तोड़ दिया। अब ये दूसरा मुजीबुर रहमान है, ये दूसरा अल्ताफ हुसैन, और ये अब जिसके बारे में मैं सिर्फ एक बात जरदारी की दुरुस्त तस्लीम करता हूं कि वो खुद एक परले दर्जे का डाकू है, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में एक बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। ये इनके नजदीक पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। इनके नजदीक पाकिस्तान तोड़कर ये पंजाब के वायसरॉय बनना चाहते हैं। काफी इनको कोई ताल्लुक बलूचिस्तान से, फ्रंटियर से, सिंध से कोई, जिस तरह जरदारी ने मेमो गेट में पाकिस्तान तोड़कर सिंध अलग करने का प्लान बनाया था, इसी तरह नवाज शरीफ पंजाब अलग करना चाहता है। ये इसी बात के बीच में एक लकीर आ गई है, हम एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त तुम भी खाते, ये इसका खानदानी नजरिया, ये नजरियाती तखरीबकार भी है। और अब मैं आपको साफ बता रहा हूं कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसमें ये नवाज शरीफ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। नोट कर ले मेरी बात आपकी। आप ये कैसे यकीन से कह सकते हैं? वो इलेक्टेड मेंबरान हैं, उनकी टोटल नेशनल असेंबली और इधर पंजाब असेंबली में मिलाकर 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा सीटें हैं। शेख मुजीबुर रहमान के इलेक्टेड मेंबरान नहीं थे पाकिस्तान की असेंबली में? क्या वो सारे इलेक्टेड मेंबरान मुक्ति बाहिनी के नहीं थे? क्या शेख मुजीब ने भारत के साथ मिलकर अगरतला साजिश नहीं की थी? इस नवाज शरीफ के बाप में जुर्रत नहीं है इतनी कि धमकियां दे सके जिस तरह कल इसने आर्मी चीफ और DGI को दी है, जब तक इसके पीछे इस्राइल या इंडिया ना खड़ा हो। इसको गारंटी दी गई है कि आप वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारे ISI, हमारी एजेंसीज को जो वजीर आजम के अंडर हैं, उनको करप्शन का पता होता है, उनको पता होता है इनके राब्ते कैसे हैं, कहां से हैं। तो फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो वजीर आजम को तहकीकात करवानी चाहिए कि ये चल क्या रहा है, और बहुत जल्द ये तहकीकात मंजर यहाँ पर आनी चाहिए। ये इल्जामात की हद तक अगर वजीर आजम लगाते रहेंगे तो एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान रहेगा कि एक बंदा कर भी रहा है। जिस तरह बानी MQM तकरीबन वो 20 साल के करीब वहां पर बैठकर तकरीरें करता रहा, यहां पर सिस्टम को मफलूज बना के रखा गया। अब आके जब उसने वो खुलकर सामने आया तो टूटी है। तो इसी तरह अगर नवाज शरीफ भी करना शुरू कर देंगे तो सवालिया निशान तो रहेगा। पाकिस्तान की अदालतों का मुकम्मल फेलियर है। पाकिस्तान की अदालतें, मैं अब साफ कहूंगा कि चीफ जस्टिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया नवाज शरीफ की इस तकरीर का। पाकिस्तान की अदालतें अपने आप को दिखाई नहीं गई। वो पैमरा पे पाबंदी है, वो पैमरा ने पाबंदी लगाई है, दिखाई नहीं गई। कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो नवाज शरीफ ने इल्जामात लगाए हैं, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम है, आर्मी चीफ पर नहीं है, पाकिस्तान की अदालतों पर इल्जाम। और अगर पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं कर सकती तो मैं बड़े मौदबाना तरीके से चीफ जस्टिस से कहूंगा कि तराजू किसी ख्वांचे वाले को दे दें, वो बेचारा आलू तोल लेगा उससे। ठीक, इंसाफ करें, इंसाफ। पाकिस्तान अगर तबाह होगा, अल्लाह न करे नुकसान उठेगा, तो ना फौज की वजह से ना हुकूमत की वजह से, इसलिए कि अदलिया इंसाफ नहीं कर रही। इस जैसे डाकू को क्यों इतनी सहूलत दी गई है कि मुल्क से बाहर फरार कराया गया अदालती तरीके के जरिए। आप इल्जाम देते रहे जिसको मर्जी, फौज को, हुकूमत को, लेकिन फैसला अदालत ने किया।
लेकिन अब अदालत ये भी तो कह रही है ना कि हुकूमत उसको वापस लाए। आज वजीर आजम ने भी अपने मुंह पर हाथ फेरा और कहा कि तुम वापस आओ, तुम्हें मैं देख लूंगा। वो कैसे वापस आए जब हुकूमत पहले नहीं ला पाई, अब कैसे हुकूमत ला पाएगी? इसी अदालत ने मेमो गेट के सबसे बड़े गद्दार हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर भेजा था। इफ्तिखार चौधरी ने भेजा था या नहीं, बताएं मुझे आप। जी, तो यही अदालतें हैं जो पाकिस्तान के गद्दारों को फरार कराती हैं। ठीक। इफ्तिखार चौधरी से सवाल करे ना कोई कि हुसैन हक्कानी को क्यों फरार करवाया, जब मेमो गेट का केस खुद आर्मी और आईएसआई ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक सर, लास्ट में ये बता दें कि नवाज शरीफ की तकरीर जो अंदाज अपनाया गया, ये 20-22 अगस्त 2016 में बानी एमक्यूएम ने ये अंदाज अपनाया। उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान निकल आई। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने, आज हम खबर दे रहे थे कि उनके अमीनुल हक जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक लंदन के अंदर हाई कोर्ट के अंदर दावा किया, उनकी बात मानी गई, उनसे जायदादें एमक्यूएम पाकिस्तान को दी जा रही हैं। ये हालात हो चुके हैं बानी एमक्यूएम के, जो एक फोन कॉल के जरिए पूरे के पूरे कराची को कंट्रोल करते थे, हाथ बांध कर ये सारे जो अब की हुकूमत में वुज़रा बैठे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये मकाम आ चुका है बानी एमक्यूएम का, जब वो तकरीरें सख्त करने लग गया तो